तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एडी मैथ्स में। यूपी टेट की कंप्लीट मैथ्स की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम आज ये दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। और कंप्लीट मैथ्स टॉपिक वाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम 10-15 करके सॉल्व करेंगे। ऐसे 4-5 वीडियोज़ हम इसी पे चालू करने वाले हैं, मतलब कंटिन्यू रखने वाले हैं। इसके ख़त्म होने के बाद हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, पूरा बेसिक लेवल से आपके एग्ज़ाम में जिस लेवल तक पूछता है उससे थोड़ा सा ऊपर तक। और एक चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको किसी ट्रिक या शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है, और ये आपको उल्टा असर करेगा, क्योंकि आगे चल के आपको बच्चों को पढ़ाना है। तो उस हिसाब से आप पढ़िए कि आपको बेसिक से समझ हो, कि आप किसी को अच्छे से समझा सकें। शॉर्टकट की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पर्याप्त समय मिलेगा पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो ठीक यही रहेगा कि आपको बेसिक से पूरी समझ बना के अपने आप को तैयार करना है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में अक्सर पूछे जाते हैं। किसी न किसी टीचर्स वैकेंसी में आप अगर कोई भी पेपर उठाएंगे तो ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। ये फ्रैक्शन का है। किसी संख्या के 3/4 का 2/3 अगर 24 है तो संख्या ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो भी ये वाक्यों में लिखा होता है उसको हम सिर्फ मैथ्स में लिख लेते हैं। पहला स्टेप यही होता है कि किसी संख्या के, अब वो संख्या हमको पता करनी है तो हम x मान लेते हैं वो संख्या। अब x का 3/4 का 2/3 का मतलब आपने हमेशा सुना होगा कि गुणा होता है, और ये क्यों होता है ये हम बाद में समझेंगे। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2/3, x का 3/4 का 2/3 24 है। तो जो कुछ भी शब्दों में लिखा था उसको हमने गणित में लिख लिया है। अब बचा है इसको सॉल्व करना। 3 से 3 कट जाएगा और 2 से यहाँ 2 दूनी 4। अब 2 अगर बटे के नीचे है तो इस तरफ आने पे गुणे में आ जाएगा। तो x बराबर 24 गुणे 2, आंसर हमारा आ जाएगा 48, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूनिट डिजिट या इकाई अंक आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा किसी न किसी पेपर में। सबसे पहली चीज़, इकाई अंक क्या होता है ये समझ लेते हैं। किसी भी संख्या में जो सबसे लास्ट का अंक होता है, या फिर इस तरीके से समझ सकते हैं, किसी भी संख्या में जो लास्ट का इकाई अंक के स्थान पे जो अंक होता है उसको इकाई अंक बोलते हैं। मान लेते हैं 12,684। अब इसमें इकाई अंक कौन सा है, तो सबसे पहले इकाई का स्थान कौन सा है ये पता करना होगा। ये पहला जो 4 है, इकाई 8 है दहाई स्थान पे, ये सैकड़ा है। लेकिन क्वेश्चन में हमेशा इकाई अंक पूछता है, तो इकाई के स्थान पे यहाँ पे 4 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा कि 12,684 का इकाई अंक 4 होता है। उसी तरीके से अगर सिर्फ 378 के बारे में बात करें तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा इकाई अंक, इसका 9 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है इनके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो गुणनफल का इकाई अंक का मतलब मान लेते हैं कि अगर 8 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 है, और बोल दे कि इसका गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, तो हमको सिंपली इसका गुणा कर देना है। 4 8 32 और 3 गुणे 2 6। अगर आप ध्यान से देखें तो हमको इस 3 की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमको फिर से गुणा करना है। 6 दूनी 12, और इसके बाद 6 तियाँ 18 और 19 होता, अगर हम इस 3 को भी लेकर चलते हैं। आंसर इसका क्या आता, इकाई अंक के स्थान पे 2। तो हमको बाकी संख्याओं की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो भी एक इकाई अंक वाले संख्या को लेकर चलेंगे, बाकी जो कुछ भी आएगा उसको हटाते चलेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सेम यही तरीका यूज करेंगे।
हम 37 को काउंट नहीं करेंगे, 23 को नहीं करेंगे, 45 को नहीं करेंगे, 31 को नहीं करेंगे। तो हमारे पास बचा क्या, 8 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 2। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे। 8 6 बार जाएगा 48 हो जाएगा, 9 2 बार जाएगा 18 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 2 अंक आ गया तो दूसरे को हम हटा देंगे। ऐसे करते करते आगे लास्ट तक 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 आएगा। यहाँ पे भी इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास कोई और संख्या गुणा करने के लिए बची नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनके गुणे में लास्ट में जो अंक आएगा वो 4 आएगा, और ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हम यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये प्रॉफिट लॉस का है और एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि विक्रय मूल्य का 3/2 है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो सिंपल वही काम करेंगे जो भी यहाँ शब्दों में लिखा है, पहले इतना हम गणित में लिख लेते हैं। गणित में तब लिखते हैं जब हमको पता होता है कि हम एक इक्वेशन बना रहे हैं, एक समीकरण मिलना चाहिए हमको। जैसे यहाँ पे क्रय मूल्य को मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस या सीपी, और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस मतलब बेचने वाला दाम। ये कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने वाला दाम। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य के का मतलब गुणा 3/2 के। अब यहाँ हम SP गुणे में है, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो CP बटे SP बराबर 3/2। अब हमको ये अनुपात मिल चुका है, मतलब कहने का ये है कि अगर क्रय मूल्य 3 है तो विक्रय मूल्य 2 है, तो इस हिसाब से हमारा 1 रुपये का नुकसान होता है, हानि होती है कि 3 रुपये में ख़रीदा और 2 रुपये में बेचा तो 1 रुपये का हानि हुआ। अब क्वेश्चन में पूछा है हानि प्रतिशत। तो किसी चीज़ का प्रतिशत निकालने के लिए एक चीज़ समझ लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा कि जिस चीज़ का परसेंट निकालते हैं वो ऊपर रहता है, जिस चीज़ में से निकालते हैं वो नीचे रहता है, और गुणे 100 कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, किस चीज़ का परसेंट निकाल रहे हैं, हानि का। तो हमको हानि की वैल्यू यहाँ लिखनी होगी। अब किस में से हानि हो रही है, तो हमेशा क्रय मूल्य से ही हानि होगी। क्रय मूल्य मतलब हम अपना हानि या लाभ किस पे देखेंगे, जिस दाम पे ख़रीदे हैं उससे हमने कितना ज़्यादा या कितना कम में बेचा है, वो हमारा हानि लाभ तय करेगा। तो इसलिए किस चीज़ का परसेंट निकाल रहे हैं, हानि का। किस में से निकालते हैं, क्रय मूल्य से, गुणे 100। अब यहाँ पे सेम वही काम करना है कि ये तो पता चल चुका है कि हानि हो रहा है इस अनुपात से। अब हानि का प्रतिशत, यहाँ पे हानि कितने का हो रहा है, 3 में ख़रीदा है 2 में बेच रहा है, तो 1 की हानि हो रही है। कितने में से हो रही है, तो नीचे आएगा क्रय मूल्य 3 और गुणे करेंगे 100 से, तो यहाँ से 33 से ही 1/3% आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी अगर आपको याद नहीं होगा तो आपको छोड़ना पड़ेगा, और ये आसान क्वेश्चन अगर आप छोड़ते हैं तो रेस के बाहर हो जाएंगे। यहाँ सिंपल सा पाई का मान पूछा है। अब पाई का मान जो हमारे लेवल में है, हमारे सिलेबस में है, वो 22/7 है, और अगर इसी चीज़ को दशमलव में लिखते हैं तो ये 3.14 है। मैंने हमारे सिलेबस में इसलिए बोला है क्योंकि ये 3.4 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसके बाद भी कभी ना ख़त्म होने वाली एक संख्या है जो हमारे एग्ज़ाम में सिर्फ 3.14 तक ही हम यूज करते हैं इसको। इसलिए ये 2 मान आपको याद रखना है। बटे में 22/7 होता है और दशमलव में 3.14 होता है पाई का मान, और ये आपको मेंसुरेशन में काम आएगा। सबसे ज़्यादा काम इसका आपको मेंसुरेशन में आएगा। और तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पहला भी सही है दूसरा भी सही है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन अनुपात का है। इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपल सा हम काम करते हैं कि जैसे a प्लस बी प्लस सी बटे सी है, यहाँ पे ए बी सी का जो अनुपात दिया हुआ है सेम वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो मान लेते हैं ए यहाँ पे क्या है 3 है, बी 4 है और सी 7 है। तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 3 प्लस 4 7 और 7 14 हो गया, बटे में सी है और सी की वैल्यू 7 है, तो ये कट के आ जाएगा 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अनुपात के सवालों में इस तरीके से हम करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता नहीं होती और एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत भी नहीं होती है। और वो तो फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स 5, प्रोडक्ट है 36। दो संख्याओं का अंतर 5 है, उनका गुणनफल 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं व्युत्क्रम क्या होता है और अंतर क्या होता है। जैसे a है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/a। b है, इसका व्युत्क्रम होगा 1/b। अगर किसी संख्या को लेकर चलें तो अगर 8 है तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/8, मतलब जो भी है उसका 1/, हो जाएगा। और अगर ये पहले से ही 1/8 है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका भी बटे हो जाएगा और आंसर में आएगा 8, मतलब जो भी है उसका उल्टा होता चला जाएगा। तो 1/56 है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 56, जस्ट उल्टा 56/1 हो जाएगा। 1/56 है तो 56/1 हो जाएगा, जिसका मतलब 56 होता है। उसी तरीके से सब ये व्युत्क्रम हुआ। अंतर क्या होता है, अंतर कहने का मतलब है कि जैसे दो चीज़ें होती हैं, 4 लिखा है -3 लिखा है, तो हमारा आंसर आएगा 1। लेकिन अगर यहाँ सिंपल ये ना लिखा हो, ये लिखा हो 4 और 3 का अंतर क्या होगा, तो हमेशा हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। यहाँ पे आंसर 1 आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे ये लिखा होता 3 - 4, तो हमारा आंसर आता -1। पर ये अंतर नहीं है, अंतर 3 और 4 का हमेशा प्लस में ही आएगा, ये वाला। अगर अंतर पूछता तो हम 4 - 3 खुद से लिखते और आंसर आता +1। तो समझ रहे ना कि अंतर क्या होता है और माइनस क्या होता है। सिंपल माइनस करना हो तो माइनस लिख के देगा क्वेश्चन में, लेकिन अगर अंतर पता करना है तो अंतर हमेशा पॉजिटिव होगा और बड़े वाले में से हम छोटे वाले को घटाते हैं। इसका भी थोड़ी देर में काम आएगा। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है दो संख्याओं का अंतर है 5। तो वो दो संख्याएं हमको पता नहीं है, मान लेते हैं x - y कितना है 5। इनका गुणनफल यानी x y दिया हुआ है 36। हमको निकालना क्या है, इनका व्युत्क्रम x और y के व्युत्क्रमों का अंतर निकालना है। मतलब x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x और y का 1/y। अगर हम इन दोनों समीकरणों को आपस में भाग कर दें, बराबर के इस साइड वाला और बराबर के इस साइड वाला एक दूसरे के बटे में आ जाएगा xy, और बराबर के इस साइड में और इस साइड में वो एक दूसरे के बटे में आ जाएंगे 36। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x/xy माइनस y/xy बराबर 5/36। यहाँ x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, आंसर आएगा 1/y माइनस 1/x बराबर 5/36। अब यहाँ पे एक चीज़ है 1/y और 1/x, ये x और y के व्युत्क्रम है। आपके दिमाग में कभी कभी आएगा कि यहाँ पे 1/x और माइनस 1/y होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूछा है अंतर। अगर ये माइनस करने के बाद प्लस में आ रहा है तो हमारा आंसर सही है, क्योंकि अंतर हमेशा प्लस में ही आएगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो हमें मिला
ये 1/y बड़ा है 1/x से, इसलिए जब इसमें से हम 1/x माइनस करते हैं तो आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। तो इसका व्युत्क्रम हो गया, व्युत्क्रमों का अंतर हो गया और 5/36 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन में पेपर में पूछ लिया जाता है और अगर आपको आ रहा होता है तो ही आप कर पाएंगे, नहीं तो इसको छोड़ना पड़ेगा। तो हम दोनों तरीके से चलेंगे, एक बार बेसिक से समझ के और एक बार फॉर्मूले से। फॉर्मूला हम साथ साथ बनाते चलेंगे ताकि आपको एक बार अगर बेसिक क्लियर हो जाएगा तो फॉर्मूला आप जल्दी भूलेंगे नहीं। तो हम मान लेते हैं एक ये घन है, ये हो गया घन जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, मतलब सारी साइड्स 5 सेंटीमीटर की हैं। इसमें 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घन काटने हैं, तो ऐसे हमको 5 पार्ट मिलेंगे। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा। ये बस समझने के लिए, आपको पेपर में ऐसा कुछ नहीं करना है। पेपर में आपको फॉर्मूले का यूज करना है जो हम अभी बनाने वाले हैं। तो ये बन गया हमारा घन 5 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है एक फलक रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। टोटल, सबसे पहले तो टोटल कितने घन इस तरीके से बनेंगे, वो होता है n का क्यूब। अब n क्या चीज़ है, इस बड़े घन को हम कितने भागों में तोड़ रहे हैं। सबसे पहले तो अगर ये 5 सेंटीमीटर की साइड है, 1-1 सेंटीमीटर में हम तोड़ रहे हैं, तो 5 छोटे छोटे घन बनेंगे एक कोने पे, एक किनारे पे, और यही 5 को हम n मानते हैं। या फिर सिंपली ये बोल सकते हैं कि जितना इसका बड़ा वाला था छोटे वाले को भाग कर देंगे। 5 सेंटीमीटर का घन था, 1 सेंटीमीटर के घन में तोड़ रहे हैं, तो जो भी हमारा आएगा वो n का वैल्यू हो जाएगा। 5/1 का मतलब 5। तो यहाँ पे 5 का क्यूब करेंगे तो आंसर आएगा 125। तो टोटल जो घन होते हैं वो n क्यूब बनते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा, ऐसे कितने घन हैं जिसके 3 साइड कलर्ड है। 3 साइड कलर वाले घन कितने होंगे। अब यहाँ कोने पे ध्यान देना, ये वाला एक साइड ये हो गया इसका, दूसरा साइड ये हो गया और तीसरा साइड ये हो गया। ये 3 साइड इसमें दिख रहे हैं और ये घन ऊपर से कलर्ड है, मतलब किसी भी रंग का है, ऊपर से पूरा रंगा हुआ है। जब इसको हम काटेंगे तो ये 3 साइड ही कलर वाले मिलेंगे और पीछे जो 3 साइड हैं जो अभी नहीं दिख रहे हैं वो कलरफुल नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमें कितने घन मिलेंगे, हर कोने पे एक घन इस तरीके का मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो ये कोने कितने होते हैं इसमें, अब अगर ऊपर ऊपर देखें तो एक कोना ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं, टोटल 8 इस तरीके के घन मिलेंगे, क्योंकि एक घन में 8 कोने होते हैं। तो क्वेश्चन कुछ भी हो, अगर 3 साइड कलर्ड है तो आंसर हमेशा 8 घन आएगा। तीसरा है 2 साइड कलर्ड हो। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे कितने घन मिलेंगे जिसके 2 साइड कलर्ड हो। अब अगर इसी कोने पे ध्यान दें तो ये पहला कोना और दूसरा कोना तो 3 कलर वाला था, लेकिन इसके बाद जो बचा है ये वाला
एक साइड हो गया, दूसरा साइड ये हो गया। इसमें सिर्फ 2 साइड कलर्ड है, सेम ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा। तो एक किनारे पे 3 घन हमको ऐसे मिल रहे हैं, और ये 3 हमको मिल किस तरीके से रहे हैं, जब एक बड़े घन को काटा जा रहा है छोटे घन में, तो दोनों कोने वाले घन को हटा देंगे, क्योंकि ये 3 कलर होंगे, इसमें 3 साइड कलर्ड होंगे। इन दोनों को हटाएंगे तो 5 में से 2 गया, 3 आया। ऐसे ही हर किनारे पे हमको 3 घन मिलेंगे। टोटल किनारे कितने होते हैं? टोटल 12 किनारे होंगे। कि ये एक किनारा हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ऊपर के साइड में 4 किनारा, तो नीचे के साइड में भी 4 किनारा होगा। और ये खड़ा खड़ा जो है साइड, ये भी 4 है, तो इसका भी 4 किनारा हो गया। 12 किनारे टोटल होंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो n, यहाँ पे n क्या है? 5। n में से पहले तो 2 ये कोने वाले हटा देंगे, जिसके 3 फलक रंगीन है। इसके बाद इसका गुणा कर देंगे 12 से। तो ये हमारा 2 साइड कलर्ड कितने क्यूब आएंगे ये पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हम अगर लिखें 5 माइनस 2 तो 3 आएगा, और 12 3 36। तो इस क्वेश्चन में 36 हमारा आंसर होगा। अब चौथा है, एक साइड रंगीन हो। तो एक साइड के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये किनारे किनारे सब कवर हो चुके हैं हमारा। किसी में 3 फलक रंगीन है, किसी में 2 फलक रंगीन है। लेकिन अगर इस बीच वालों को ध्यान दिया जाए तो हमको मिलेगा कि इसमें सिर्फ 1 फलक रंगीन है। अब इस तरीके से अगर हम एक साइड का हम ये निकाल लेते हैं कि कितने ऐसे घन मिलेंगे। इस केस में तो 9 दिख रहे हैं, एक साइड में, एक फलक में ऐसे 9 घन मिलेंगे। तो कितने साइड होते हैं इसके, तो एक बार देख लेते हैं। पहला ये, दूसरा ये साइड, तीसरा ये साइड। 3 साइड दिख रहे हैं और 3 साइड पीछे की तरफ है। तो टोटल 6 फलक होते हैं एक घन के। तो हम जो भी आएगा उसको 6 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस नंबर को लाने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल n की वैल्यू 5 थी, क्योंकि एक साइड में 5 घन कट रहे थे। 5 में से हम अगर 2 को माइनस कर दे रहे हैं ये किनारे वालों को, तो हमको मिल रहा है 3। अब इसी का स्क्वायर कर देते हैं अगर, क्योंकि ये जो इधर इधर माइनस कर रहे हैं 3 हमको मिल रहा है। इस 3 को अगर ध्यान देकर देखें तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, हर जगह 3 3 है। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो इनको गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 5 माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9 होता है। और यहाँ पे देखो तो 9 क्यूब बन रहे हैं। तो फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा, n माइनस 2 का स्क्वायर। अब अगर इस फॉर्मूले को यहाँ पे रखें, n की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, और 9 6 से गुणा करेंगे 54। तो सिर्फ एक फलक रंगीन हो, ऐसे इस क्वेश्चन में 54 घन मिलेंगे। तो आंसर यहाँ पे हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये चारों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और ये फॉर्मूले हर बार आप क्वेश्चन को इस तरीके से बना बना के सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है। टोटल घन बनेंगे n क्यूब, 3 साइडें हमेशा 3 साइड कलरफुल हमेशा 8 होंगे। 2 साइड अगर कलरफुल निकालना है तो n माइनस 2 गुणे 12। एक साइड अगर कलरफुल निकालना है तो 6 गुणे n माइनस 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A और B मिलकर 12 दिन में काम ख़त्म करते हैं, B और C 15 दिन में, C और A 20 दिन में। तो A अकेले कितने दिनों में काम ख़त्म करेगा। टाइम एंड वर्क का जब हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे तो हम एक तरीका फॉलो करेंगे सारे क्वेश्चंस के लिए। तो उसी तरीके से हम इसमें भी सॉल्व करने वाले हैं। हम एक डिज़ाइन बनाएंगे और उसी
एक सांचा होगा, उसी सांचे में बस हम नंबर्स को रखते जाएंगे और फिर हमारा आंसर मिलता जाएगा। तो किस तरीके से हम करने वाले हैं, सबसे पहले तो जो कुछ भी लिखा हुआ है हम सिंपली लिखते जाएंगे। a प्लस बी के लिए 12 है, b प्लस सी के लिए 15 है और c प्लस ए के लिए 20 है। इस तरीके से लिखने के बाद एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे जो हम वैल्यू लिखेंगे वो इनका एलसीएम लेंगे। 12, 15 और 20 का एलसीएम 60 आएगा। और अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो यहाँ पे ये तरीका होता है, 12, 15 और 20 का एलसीएम लेना है, एक लाइन खींचेंगे और यहाँ अभाज्य संख्याओं से गुणा करेंगे, भाग करेंगे। तो अभी देख रहे हैं कि 2 से कट रहा है, 2 संख्या 6 बार जाएगा, ये नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। और ये 2 10 बार, फिर से 2 से काटेंगे, 2 3 6, 15 फिर से नहीं कटेगा और 2 पंचे 10। अब 3 से अगर काटेंगे तो 3 एक बार, 3 पचे 15 और ये 5, अगली बार 5 से काटेंगे, ये 1 हो चुका है और ये 1 आएगा। टारगेट हमारा रहता है कि यहाँ पे वैल्यू 1 1 1 आने लग जाए। तो जितने नंबरों से हमने अब तक भाग किया है उन सबको गुणा कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा लासा होगा, एलसीएम। तो 2 दूनी 4, 3 12, 5 60। तो इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। तो 12, अब यहाँ पे जो हम वैल्यू लिखेंगे वो गुणा भाग करके लिखेंगे। 12 पंचे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। ये काम हम हर क्वेश्चन में करेंगे इतना। अब ये करके हमको मिलता क्या है, ये जो 60 आया है, ये 60, ये होता है कुल काम, टोटल काम कितना करना था वो मिलता है। और ये जो हमको मिला वो 1 दिन का काम है, 1 दिन का काम मिलता है। ये जो 5 लिखा है इसका मतलब है कि ए और बी के एक दिन में 5 काम करते हैं। टोटल काम कितना करना है, 60, तभी तो ये 12 दिन में कर रहे हैं। 5 को अगर भाग देंगे तो 12 ही आएगा। तो इतना हमको हर क्वेश्चन में करना है। अब हमको निकालना है सिर्फ ए अकेले कितने दिनों में काम करेगा। अभी यहाँ 2-2 का पेयर है, ए और बी का काम है, बी और सी का है, सी और ए का है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को अगर जोड़ते हैं तो 2-2 बार ए बी और सी मिलेगा। तो 2a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 5 4 9 3 12, तो ये 12 कामों की संख्या हो जाएगी। अगर हम 2 से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए बी और सी के एक दिन का काम कितना है, 6 है, वो 6 काम करते हैं। हमको सिर्फ ए का काम चाहिए तो बी और सी को हटाना होगा। हटाएंगे कहाँ से, इसका यूज करके, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि बी और सी के एक दिन का काम है 4, तो हम इस जगह पे 4 रख देंगे। a प्लस 4 6 आएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि a एक दिन में 2 काम कर रहा है, टोटल काम कितने थे 60, तो हम 60 को 2 से भाग कर देंगे, आंसर आएगा 30 दिन। तो a को पूरा काम ख़त्म करने में 30 दिन लगेगा। तो इस तरीके से हम सारा जितना भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है सारा इस तरीके से लग जाएगा। मतलब 90% सवाल आपके इसी तरीके से सॉल्व होंगे। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कोणों का है। क्वेश्चन में पूछा है पंचभुज में कितने कोण होते हैं। पंचभुज में अंतः कोणों का योगफल पूछा है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल की बात करेंगे, इसके बाद स्क्वायर या फिर क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज, फिर आएगा पंचभुज। त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति त्रिभुज होती है। चतुर्भुज 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति और पंचभुज 5 भुजाओं से बनी बंद आकृति को पंचभुज बोलते हैं। एक फॉर्मूला होता है n-2
गुणे 180, ये होता है अंतः कोणों का योगफल का सूत्र। अंतः कोण का योग। इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पे रखें, n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। कितने साइड हैं ट्रायंगल में, 1, 2 और 3। n की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो 3 - 2 1 आएगा और गुणे 180, तो यहाँ पे अंतः कोणों का योगफल 180 आया। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू 4 होगी क्योंकि साइड 4 है। 4 - 2 आएगा 2 और 2 गुणे 180 360, यहाँ पे अंतः कोणों का योगफल 360 होगा। उसी तरीके से यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 5। अब यहाँ पे रखेंगे 5 - 2 3 और 3 गुणे 180 540, तो इनके अंतः कोणों का योगफल आएगा 540। उसी तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज करके किसी भी आकृति के अंतः कोणों का योगफल निकाल सकते हैं। बस हमको क्या पता होना चाहिए कि उस आकृति में कितने साइड्स हैं। n की वैल्यू पता होगी तो हम इस फॉर्मूले में रख के किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी की भी अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। अभी इस क्वेश्चन में हमारा आंसर है 540, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पूरक कोण का अंतर 40 है तो कोण कौन से होंगे। दो टाइप के कोण होते हैं, पूरक और संपूरक। एक होता है पूरक और एक होता है संपूरक। पूरक कोणों का योगफल होता है 90 डिग्री और संपूरक कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। याद करने का तरीका ये है कि यहाँ पे सा आ रहा है और 80 में भी सा आता है, तो संपूरक मतलब 80, बाकी जिसमें सा नहीं है उसमें 80 नहीं है, पूरक मतलब 90। बस याद करने के लिए है। तो पूरक कोणों का अंतर दिया हुआ है, लेकिन हमको अगर पूरक कोण दिया हुआ है तो उसका मतलब है कि उन दोनों कोणों को जो हमको पता करना है उनका योगफल 90 होगा, तभी वो पूरक कोण होंगे। सबसे पहले देखते हैं 90 किसका किसका है। 65 और 35 100 हो जाएगा तो ये नहीं होगा आंसर। 70 30 100 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 25 और 65 90 होगा, 50 और 40 90 होगा, तो ये सी और डी ही एक पूरक कोण है। अब इसमें से दूसरा कंडीशन क्या है, इनका अंतर 40 होना चाहिए। 40 इसका अंतर तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे अंतर 10 का है, तो ये भी कट गया और ये बचेगा, हमारा आंसर हो जाएगा 65 में से 25 जाएगा 40 आएगा, और अगर 65 और 25 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, यानी पूरक भी है और इनका अंतर 40 भी है। तो ऑप्शन हमारा सी आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमको इसे विधि से सॉल्व करना है तो मान लेते हैं दो कोण हैं एक्स और वाई, पूरक दिया हुआ है, इनका योगफल मतलब 90 होगा, अंतर इनका दिया हुआ है 40 होगा। अब x और y इस तरीके से अगर मिलते हैं तो हम इनको x और y की वैल्यू निकालने के लिए जोड़ देते हैं, तो x 2 हो गया, 2x हो गया, y प्लस माइनस में है तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे 9 4 13 130 हो गया। x की वैल्यू आ जाएगी 65, क्योंकि 2 इधर नीचे हो जाएगा, तो x की वैल्यू अगर 65 आ गई तो हम यहाँ पे अगर 65 रख देते हैं तो 90 में से 65 जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 25। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है। सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होती है ये जान लेते हैं। अभाज्य संख्या ये वो संख्या होती है जो सिर्फ अपने आप से और एक से कटती है, मतलब इसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं और ये दोनों फैक्टर्स समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे मान लेते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वैसे यहाँ पे 2 इसका आंसर हो जाएगा। 2 किससे किससे कटेगी, दो फैक्टर होने चाहिए, दो संख्याओं से कटेगी, पहला तो 1 से और दूसरा खुद से।
अब 3 को अगर लें तो ये किससे किससे कटेगी, 1 से तो हर संख्या कटेगी, तो 1 हमेशा रहेगा, और इसके बाद वो किसी और से नहीं कटेगी सिवाय खुद के। तो 3 किससे कटेगा, 1 से और 3 से। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 संख्याओं से कटनी चाहिए और दोनों अलग अलग होनी चाहिए। 1 क्यों अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये कटेगा किससे, 1 से और खुद से। 2 संख्याएं हैं लेकिन ये दोनों समान हैं। यहाँ पे अभाज्य संख्या के बारे में हमने पढ़ा कि 2 अलग अलग संख्याओं से कटनी चाहिए, पर यहाँ पे वो 2 अलग संख्या नहीं है, इसलिए 1 अभाज्य नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 4 के बारे में अगर देखें तो ये 1 से कटेगा, पर 2 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। 2 से ज़्यादा से अगर कट रहा है तो ये अभाज्य नहीं है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा बार देखा है इन क्वेश्चंस को आते हुए, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं। कुछ क्वेश्चंस तो बस याद करने वाले थे और कुछ क्वेश्चंस समझने वाले थे। ऐसे ही 2-4 वीडियोस और आएंगे। इसके बाद हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, पूरा 0 लेवल से आपके पेपर तक और उससे थोड़ा सा ऊपर तक, क्योंकि कई सालों बाद पेपर हो रहा है, किस लेवल का पूछेगा ये किसी को आइडिया नहीं है। तो थोड़ा सा उससे ऊपर तक लेकर चलेंगे इसका लेवल। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू।